भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लालू को कंधे पे बिठा लिए। उनके मन में इस देश के प्रधानमंत्री बनने की लालच जागी। अमित जी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देखिए जेपी के सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए हैं। मोदी वर्सेस ऑल ये जंग बन गई है। जहां तक जेपी का सवाल है, जेपी के सारे अनुयायी कांग्रेस के साथ बैठे थे आज इस चुनाव में। जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की तानाशाही और कांग्रेस के खिलाफ पूरा जीवन संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर के कुनबे से निकले हुए लोग हैं, लोहिया के कुनबे से निकले हुए लोग हैं, और लोहिया जी का जो गैर कांग्रेसवाद का नारा था वो छोड़कर आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। वही बताता है कि बिहार की जनता इनको किस तरह से देख रही है। ये आज तो पूरे दिन का सफर है, इसलिए पूरे दिन में लोग आपसे क्या सवाल पूछते हैं और आपकी क्या रणनीति है उस पर बातचीत होगी। लेकिन अमित शाह, चाणक्य, वो शख्स जिसने लोकसभा चुनाव में तमाम राज्यों में अपनी रणनीति अपनाई और इस तरह का चरम दिलाया बीजेपी को, आप कटिहार के लिए निकल रहे हैं, क्या सोचकर और किस तरह की तैयारी के साथ? देखिए, कटिहार सीमांचल में आता है और सीमांचल बिहार का अत्यधिक पिछड़ा इलाका है। सीमांचल में ना बिजली पहुंची है, ना पानी पहुंचा है, और सीमांचल वो इलाका है जो सीमा से सटा हुआ है और उसका विशेष ध्यान रखने की जगह इसको आज तक इग्नोर किया गया है। हालांकि सीमांचल में चुनाव तो 5 तारीख को है, 5 नवंबर को, मगर मैं कल भी सीमांचल गया था, आज भी जा रहा हूं और कल भी जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीमांचल प्रायोरिटी है और वहां विकास की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बिहार में विकास की शुरुआत सीमांचल से होनी चाहिए। और इसीलिए चूंकि सीमांचल पर आपने जिक्र किया तो बहुत सारे सवाल जहन में। एक तो मुस्लिम लगभग 45 से 48% वहां पर, और ये जो बीजेपी को लेकर खौफ पैदा किया गया है उस समुदाय में, वो कितनी बड़ी एक अड़चन, और इसी के साथ ओवैसी फैक्टर जिसका लालू रो रहे हैं, क्या वो वाकई काम आएगा? देखिए, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक पार्टियां अपना अपना विचार लेकर, अपनी अपनी सोच लेकर लोगों के सामने जाती है। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी पार्टी अपनी सोच लेकर लोगों के सामने जाए और चुनाव में वोट मांगे, और अगर जनता उनके लिए वोट करती है तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, ओवैसी अपनी बात लेकर जाएंगे, हमें तो उसमें कोई परहेज नहीं रखता। लालू जी को क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको ही सीमांचल में जाना चाहिए, वो मुझे मालूम नहीं पड़ता। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, ये एकदम आपका आकलन निराधार है। भारतीय जनता पार्टी आज भी सीमांचल में अच्छी खासी पैंठ रखती है और अच्छी खासी हमारी सीटें भी हैं। लगभग 45% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वही दर्शाता है कि वहां की जनता की स्वीकृति है। लेकिन लालू कहते हैं कि जहां संघ का एक मुस्लिम कट्टर चेहरा ओवैसी है, इसीलिए आपको सूट करने के लिए बैक डील कुछ हुआ है, आपने वोट काटने के लिए ओवैसी को वहां खड़ा कराया। ओवैसी जितना हमारा विरोध कर रहे हैं उतना तो लालू भी नहीं कर रहे, तो ओवैसी से हमारा कोई डील होने की संभावना ही नहीं है। लालू जी जितना विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसका अनेक गुना ज्यादा ओवैसी करें, मगर वो विचार के आधार पर करें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के बैक डील में नहीं मानती। शायद लालू जी ने उनको रोकने के लिए क्या किया वो सार्वजनिक करे तो काफी इन्फॉर्मेशन बिहार की जनता को मिल सकती है। पन्ना प्रधान और भी बहुत सारे तरीके आपने अपनाए हैं, वापस रणनीति पर पहुंचते हैं। लगभग 6-6 घंटे आप कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, क्या करते हैं, उनके किस तरह के सवाल होते हैं अपने अध्यक्ष से? देखिए, जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, मैं बिहार की चुनाव से पहली बार मेरा नाता जुड़ रहा है। आज तक कभी बिहार के चुनाव में मेरा सीधा कोई रोल नहीं रहा। कैसा लगा बिहार आपको? वैसे बहुत जागरूक स्टेट है और शायद ही राजनीतिक रूप से इतनी जागरूकता हिंदुस्तान में किसी और राज्य में होगी। बहुत पोटेंशियल है, विकास की सारी संभावनाएं यहाँ उपलब्ध है। जरूरत है उसका समायोजन कर लीडरशिप की, वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कार्यकर्ता किस तरह के सवाल पूछते हैं अध्यक्ष जी से? क्योंकि आप कल शायद समापन आपका होने वाला है 243 सीटों पर, 6-6 घंटे, क्या फीडबैक, क्या सवाल? सवाल ऐसे नहीं होते, छोटी मोटी उनकी दिक्कतें होती है। वो अपनी जिस सीट को संभाल रहे हैं उसकी बात मेरे सामने रखते हैं, उसका समाधान करना होता है। कुछ सुविधाओं की बात होती है, कोई मुद्दों में स्पष्टता चाहते हैं, कोई
इस जिले में क्या रणनीति हो, सामने वाले हमारी जो सामने लड़ रही वो पार्टियां क्या कर रही, उसका एक एक्सचेंज होता है। मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है और मैं मानता हूं कि चुनाव को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जेडीयू से गुस्सा दिखाते हैं वो? देखिए, सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, पूरी बिहार की जनता में जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है। इसका कारण ये है कि 15 साल के लालू जी के जंगल राज को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और बिहार की जनता ने दोनों पर साझा भरोसा कर एक संयुक्त सरकार बनाने का जनादेश दिया था। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने वो जनादेश को तोड़ा और बाद में मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू जी के साथ वो आज जनता के सामने पेश हुए हैं। उनके 15-20 साल के संघर्ष के सारी कही हुई बातें बिहार की जनता आज भूली नहीं है। एक कंधे पर करप्ट कांग्रेस और एक कंधे पर लालू जी का जंगल राज और अपराध, ये लेकर अगर विकास की बात नीतीश जी करते हैं और मानते हैं कि बिहार की जनता मान लेगी, तो वो बहुत गलत फहमी में है। ये बात कार्यकर्ता बहुत दृढ़ता से करते हैं और आश्वस्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि बिहार की जनता सबसे पहला सवाल नीतीश जी से ये कर रही है कि आपके लिए बिहार का कानून और व्यवस्था, बिहार का विकास महत्वपूर्ण है या आपके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। नीतीश जी ने अपना प्रायोरिटी तय कर लिया है, चाहे जंगल राज आए, चाहे कांग्रेस का करप्शन आए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, वो प्रायोरिटी उन्होंने तय कर लिया है। तो अब जनता फैसला करेगी। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि इसके बाद सफर की अब शुरुआत करेंगे और भी बातचीत आपसे होगी। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष खुद इतने दिनों से पटना में बैठे हैं, रोज सुबह आप निकलते हैं, 11 बजे के आसपास हो रहा है, आप कटिहार, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, इतनी मेहनत कहीं और करनी पड़ी थी। बिहार के चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, क्यों अलग बन गए, क्यों साख की बात बन गई? देखिए, आप लोगों का एक सोचने का तरीका बन रहा है। वो बात सही है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, मगर मैं साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और चुनावी रणनीति और राजनीति का एक विद्यार्थी भी हूं। चुनाव लड़ाना मेरा एक शौक है और मैं हर बार उसमें से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट मेरे अब तक के जीवन में मैंने देखे हैं, करे हैं, सफल हुए, निष्फल हुए, विफल हुए। इसके माध्यम से हमेशा मैं मेरी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न ना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ना बनाने की जरूरत है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में ऐसी ताकतें सत्ता पर आए जो बिहार के विकास को समर्पित हो। व्यक्ति खुद के लिए न सोचे, बिहार के विकास के लिए सोचे, बिहार के पिछड़ों के लिए सोचे, बिहार के गांवों के लिए सोचे, बिहार के किसान के लिए सोचे। अब जब व्यक्ति खुद के लिए सोचता है तो लालू नीतीश जैसा गठबंधन होता है, और जब व्यक्ति विकास के लिए सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह संघर्ष कर काम करता है। जो 3 लाइनें आपने बीच में बोली, उस पर एक बार उस सवाल को मैं फिर से कुरेदना चाहती हूँ। आपने कहा कि मेरा ये शौक है कि मैं चुनाव लड़ाऊं, एक नए एक्सपेरिमेंट करूं, लड़ते भी हैं लेकिन चुनाव लड़ाऊं और जिस तरह की रणनीति बनाऊं, एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ सबक सीखता भी हूं, कुछ कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी परिणाम आता है। वो क्या है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट वाला फैक्टर है, क्या इस बार भी कुछ ऐसा है जो आप जहन में रख रहे हैं कि ये पिछली बार गड़बड़ हो गया था शायद दिल्ली में? कई चीजें ऐसी होती है, इसको मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता, मगर नया क्या कर रहे हैं पूरे दिन आप साथ में बताएंगे। चलिए, 11:30 बज चुके हैं और अब सफर की शुरुआत यहाँ से। अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम यहाँ से कटिहार के लिए रवाना। शुरुआत करते हैं सफर पर और एक पूरा दिन बीजेपी अध्यक्ष के साथ ये जानने के लिए कि बिहार चुनाव में उनकी रणनीति और तरीका। पटना से कटिहार तक का ये सफर, और इस सफर में भी सवालों का पीछा क्यों छोड़ा जाए। अमित शाह जी हमारे साथ हैं। बादलों के बीच ये आप में पूरा भरोसा है कि सत्ता इस बार बीजेपी को मिलेगी, कितने आश्वस्त हैं आप? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं। बिहार की जनता जान चुकी है कि लालू और नीतीश का गठबंधन बिहार में विकास नहीं कर सकता। वो गठबंधन की प्रायोरिटी भी विकास नहीं है। अगर विकास प्रायोरिटी होती तो जिस जनादेश को बिहार की जनता ने
जदयू और भाजपा को संयुक्त रूप से दिया था, उसका द्रोह नीतीश नहीं करते। लेकिन वो तो ये कहते हैं नीतीश कुमार कि आप लोगों ने साथ छोड़ दिया, उनको प्रधानमंत्री किसको उम्मीदवार बनाया जाए उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। नहीं, इसकी पूरी चर्चा उनसे हुई थी, मगर उनके मन में खुद ही प्रधानमंत्री बनने का एक स्वप्न और महत्वाकांक्षा थी, उसके चलते हमारा गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार उस वक्त खुद बनना चाहते थे एनडीए के? मन में महत्वाकांक्षा थी। कभी इजहार किया था उन्होंने किसी के सामने? कई बार किया था, मीडिया से प्रोजेक्शन भी करा रहे थे। तो इसी वजह से आपको लगता है वो चाहते थे मोदी जी का नाम आगे नहीं किया जाए, या फिर निजी तौर पर भी उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मुद्दों के आदर्शों के आधार पर अलग हो रहा हूं, उसमें सच्चाई थी? मुद्दों और आदर्शों के आधार पर जाते तो अकेले चुनाव लड़ते, लालू के साथ कभी नहीं जाते। जिस लालू का 20 साल तक घोर विरोध किया, और जंगल राज का डेफिनेशन कोई हमने नहीं दिया हुआ है, नीतीश कुमार जी ने ही दिया था। और बिहार के गांव-गांव में, गली-गली में जिस लालू का घोर विरोध किया, उसके साथ जाने वाला व्यक्ति मुद्दों की कैसे बात कर सकता है? अब ये जो अगड़े और पिछड़ों के बीच, क्योंकि बिहार में हमेशा माना जाता है जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अब अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है, क्या कहें? मैं लालू जी की भाषा नहीं बोल सकता। लालू जी अभी भी मानसिक रूप से 1990 की स्थिति में है। बिहार बहुत बदल चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ये 2015 है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को शिक्षा चाहिए, बिहार को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और बिहार का मेगावान युवा पूरी दुनिया के युवाओं के साथ स्पर्धा कर कर अपनी जमीन तराशना चाहता है। मैं मानता हूं ये चुनाव विकास के मुद्दे पर ही जाने वाला है। लेकिन फिर गिरिराज सिंह जी ने क्यों कहा कि ये हम दलित को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, सवर्ण नहीं बनेगा? ये कहीं कुछ है क्या डर? गिरिराज जी ने अपने तरह से कहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। लालू जी कह रहे हैं कि बीजेपी को दूल्हा नहीं मिल रहा, इसीलिए मुख्यमंत्री का वो घोषणा नहीं कर रहे। दूल्हा कौन होगा? चलिए, लालू जी से जैसे दूल्हे से तो अच्छा है कि दूल्हा घोषित न हो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या भारी पड़ गया था, इसीलिए इस बार पूरी रणनीति बदल दी है। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार चुनाव का मुख्यमंत्री घोषित करे बगैर हम चुनाव लड़े हैं, कई बार घोषणा कर लड़े हो और जीते भी है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में मुख्यमंत्री की घोषणा कर भी जीते। ऐसा नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूं, भाजपा क्या कर रही है वो लालू जी न कहे, वो खुद क्या करना चाहते हैं चुनाव के बाद, बिहार में कैसे शासन करेंगे, वो बात उनको कहना चाहिए। आप भी 43,000 गांव में आप घूमे हैं, आपने भी लोगों से संपर्क किया है, कुछ आप भी समझ पा रहे होंगे। नीतीश और लालू में अगर उन दोनों की बात करें, आपको लगता है कि बाजी लालू की तरफ जाती हुई दिख रही उन दोनों में? मैं तो मानता हूं दोनों बुरी तरह से हार रहे हैं। चुनाव के परिणाम स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आएंगे। हमारे तीनों साथी पार्टियां बहुत अच्छा कर रही है। रामविलास जी, मांझी जी और उपेंद्र चौहान लोगों के बीच में घूमकर एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, और भाजपा के नेता भी एक संयुक्त साझा अभियान लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। यादवों को उन्होंने बहुत टिकट दिए हैं इस बार, क्या बताता है? चलिए, अब ये लालू जी को पूछना चाहिए। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। हम जाति को कभी मुद्दा नहीं बनाते। लेकिन इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि बीजेपी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, आप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास के एजेंडे पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर क्या जाति समीकरण बिल्कुल ही अनजान है? क्योंकि उसका ध्यान कई सीटों पर लगता है कि रखा है बीजेपी। नहीं, ध्यान रखने का सवाल नहीं है। जिस जाति की बाहुल्यता है, स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ उस जाति के ज्यादा कार्यकर्ता हैं और योग्य कार्यकर्ता है, तो उनको टिकट मिला है। मगर मुद्दा टिकट देने का जाति नहीं है, कार्यकर्ता की विनेबिलिटी और पार्टी के प्रति निष्ठा है। डीएनए पर बात भिड़ गई, डीएनए भिजवा दिया, पीएमओ में बाहर पड़ा रहा। कहते हैं बिहार के डीएनए का अपमान किया है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के राजनीतिक डीएनए की बात करी थी, और नीतीश कुमार अगर स्वयं को बिहार मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और नीतीश जी इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं
उसी पर से सिद्ध हो रहा है कि बिहार के विकास का उनके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं केंद्र सरकार ने क्या किया। भैया, जब केंद्र सरकार का चुनाव आएगा हम हिसाब देंगे। हमने अभी 1 साल समाप्त हुआ, हिसाब दिया। अभी तो आपने 10 साल में क्या किया उसका हिसाब आपको देना है। वो बिहार की जनता को पूछे मोदी जी ने क्या किया, अभी आपने क्या किया वो बिहार की जनता जानना चाहती है, जिसका जवाब वो नहीं देते। लेकिन लड़ाई में आपने भी तो इसको अलग बना दिया बिल्कुल। इधर मुख्यमंत्री का चेहरा है, उधर आपने सीधे प्रधानमंत्री को सामने खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री को सामने खड़ा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से उनको वो प्रचार में भी आएंगे और हमारे कैंपेन को लीड करेंगे। लोकसभा चुनाव में, और पिछली बार भी आप आए थे, बहुत आपने यहाँ पर मेहनत की थी, और इस चुनाव में कुछ फर्क आपको जमीन पर दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लहर, गहरी लहर दिखाई पड़ती है। गहरी लहर पिछली बार से? जी। मोदी जी की लोकप्रियता? मोदी जी की लोकप्रियता आप उनकी सभा कवर कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा। तो आपको लगता है कि वही जोश इस बार भी होगा, वैसे ही नतीजे आएंगे लोकसभा जैसे? बिल्कुल वही जोश बरकरार है। संख्या हालांकि बढ़ी है और लड़कों का जुस्सा भी, युवाओं का जुस्सा भी बढ़ा है। कितनी सीटें सर? सीटों के अंदाज में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मगर एनडीए के सरकार 2/3 बहुमत से यहां पर बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के बारे में लेकिन कोई भी ऐलान नहीं हो? नहीं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद तय करेंगे। ठीक है सर, अब आगे की बात वहां पहुंचने के बाद। सीमांचल में कटिहार में पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। यहीं पर मंच पर उनका भाषण हो रहा है। कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लालू को कंधे पे बिठा लिए? कारण क्या हुआ? उनके मन में इस देश के प्रधानमंत्री बनने की लालच जाग गई मित्रों। इसीलिए जनता का जो मैंडेट था, भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा से उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उसके पीठ में छुरा भोंककर अलग हो गए और लालू जी को कंधा पर बैठाकर आज बिहार की जनता के सामने आए हैं। तो कटिहार में सभा की समाप्ति और अब इसी के साथ आगे मुजफ्फरपुर की शुरुआत हो रही है। वहां पर कार्यकर्ताओं की सभा है, वहां के लिए चलते हैं। तो अब कटिहार से हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर और यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, संवाद, संपर्क एक करने की कोशिश बीजेपी अध्यक्ष की। लेकिन अब लंच का टाइम हो गया, 3 काफी लेट हो गया वैसे। नहीं, हर रोज ऐसे ही होता है, कोई लेट नहीं हो गया। अब ये बिहारी खाना मिला है, ठीक लग रहा है या गुजराती खाना मिस कर रहे हैं? मैं देश भर में जो सबसे अच्छा खाना है वो खाता हूँ और कार्यकर्ता जो खाते हैं वो खाता हूँ। अब वापसी का सफर है ये पटना के लिए। अमित जी, दिन भर में लगभग कितने लोगों को आप छू पाते हैं? कितने लोगों से संपर्क, संवाद और ये पूरा सिलसिला जो इतने दिनों का आपका चला है, कितने लोगों से आपको लगता है कि सीधा संपर्क आपने किया? लगभग 15-16 हजार लोगों से मिलना होता होगा। संवाद तो नहीं होता मगर संपर्क होता है। मैं अपनी बात, अपनी पार्टी की बात रखने का प्रयास करता हूँ। आपके नजरिए से समझना चाहते हैं कि अमित शाह राजनीति को कैसे देखते हैं और समझते हैं? राजनीति क्या है? क्योंकि मैंने सुबह से आपको देखा है, ना आपको कभी आईपैड पे देखा कुछ करते हुए, ना पेपर पे कुछ लिखते हुए देखा। क्या है राजनीति? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति ये शुद्ध रूप से देश के सेवा का साधन है। संविधान निर्माताओं ने देश में कल्याण राज्य की कल्पना की थी, जिसको बाद में वेलफेयर स्टेट का नाम दिया गया। कल्याण राज्य कहो या गांधी का राम राज्य, वो तभी आ सकता है जब देशभक्ति के संस्कार वाले संगठित कार्यकर्ताओं के हाथ में देश का शासन आए। और मैं मानता हूं कि आज के बहुपक्षीय शासन व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी है, संस्कारों से संस्कृत पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी हम जीवित रख पाए। इसी के कारण
अगर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने अच्छा करने का प्रयास किया है और परिणाम भी मिले हैं, और परिणाम मिले इसलिए जनादेश भी बार बार मिला है। आप गुजरात के हैं मूलतः और यहाँ बिहार में आप आ रहे हैं, फिर भी आपने कहीं पर कुछ नोट वोट नहीं किया बहुत। मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ कि आखिर इतना सब कुछ आपको याद कैसे रहता है? जब कोई भी चीज मन से करते हैं तो मन इसको याद कर लेता है। अगर कोई चीज करने की खातिर करते हैं तो उसको लिखना पड़ता है। सब कुछ मतलब आपके हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है? स्टोर हो ही जाता है। जब आप मन से अपने दिल से कोई चीज को स्वीकार करोगे तो अपने आप मन में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ एक अलग किस्म की राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, जहां दादरी में कांड को लेकर बीजेपी पर बार बार आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, आजम खान से लेकर तमाम नेता। उनका कहना है कि बिहार चुनाव है, यूपी में पंचायत चुनाव है, इसलिए जानबूझकर ऐसे मुद्दों को भड़का रही है बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। क्या है आपका जवाब? देखिए, हमारे संविधान के अंदर कानून और व्यवस्था ये राज्य का मुद्दा है, और कानून और व्यवस्था अगर राज्य से नहीं संभलती तो केंद्र सरकार पर उसका दोष नहीं मढ़ना चाहिए। वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनका दायित्व है कि न्यायपूर्ण तरीके से शासन करे, तो दोनों समुदायों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां दंगे नहीं हुए। लेकिन बीफ बैन के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है, क्या वो सही है? देखिए, जहां तक ये घटना का सवाल है, इससे बीफ बैन पर कोई लेन देन नहीं है। ये निर्मम हत्या का मामला है और कानून और व्यवस्था का मामला है। जब अन्यायपूर्ण तरीके से व्यवस्था चलती है तब इधर और साइड पर अनरेस्ट होता ही है। लेकिन फिर भी बीफ के इर्द गिर्द क्या नेताओं को, मंत्रियों को बयान देना चाहिए? हाँ? बीफ के इर्द गिर्द क्या नेताओं को, मंत्रियों को बयान देना चाहिए या परहेज करना चाहिए? कम से कम मैं देना नहीं चाहता, इसीलिए उस पर कोई कमेंट नहीं करें। आप दिलाना चाहती है, मैं देना नहीं चाहता। चलिए ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या समाजवादी पार्टी पर जो ये आरोप लग रहा है कि जानबूझकर वो भड़का रहे हैं ऐसे इमोशंस को, पंचायत चुनाव है यूपी में, उसमें दम है? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण के आधार पर शासन चलाया है, और अगर शासन ठीक चलता है तो दंगे नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसका परिचायक। आने वाले दिनों में अब जिस तरह से राजनीति बढ़ रही है और बयानबाजी है, क्या लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहना सही था सर? अब मैंने जो कहा वो परिस्थिति का निरूपण था। लालू जी को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है और कोर्ट ने मान लिया है कि उसके करप्शन में उनका हाथ था। तो मैंने जो कुछ भी कहा वो परिस्थिति का वर्णन था। और वो जो कह रहे हैं, एक से एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है जिसको बोलना भी सही नहीं लगता, उस पर आपकी? लालू जी के अगर हर बात का मैं जवाब देने चाहूंगा तो मुझे लगता है मेरी और मेरी पार्टी की दोनों की गरिमा बहुत नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं इनका जवाब देना नहीं चाहता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लालू वर्सेस मोदी पूरी जंग होती जा रही है, वो सीधा हमला कर रहे हैं। कोई लालू वर्सेस मोदी जंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जंग यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर अव्यवस्था और कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के साथ है। वो जंग को भारतीय जनता पार्टी के साथ की और जाति की जंगों में बदलना चाहते हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाना, लालू पर तो बात हो गई है, कांग्रेस से हाथ मिलाना नीतीश कुमार की भूल समझते हैं आप? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां गैर कांग्रेसवाद सबसे पहले जन्मा और पनपा। लोहिया जी के बहुत ज्यादा अनुयायी आज भी बिहार में, उनकी थियोरी का सम्मान करने वाले लोग जेपी के अनुयायी हैं। वो सभी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा जीवन दिया, और आज उसी आंदोलन से जन्मे हुए लालू जी और नीतीश जी दोनों सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठे हैं। मैं मानता हूं इससे बड़ा सिद्धांतों के साथ और पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन के साथ छल कोई और नहीं हो सकता। कांग्रेस पर जिस तरह से आपने प्रहार किया, मैंने दोनों ही भाषणों में सुना, राहुल बाबा कह रहे थे आप। राहुल और राहुल की राजनीति पर आपका क्या कमेंट? अभी तो उस पर कांग्रेस ने विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कांग्रेस में मंथन चल ही रहा है। अध्यक्ष बनाने पर मंथन चल रहा है, आप बाकी का कांग्रेस पर छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी तय करेगी राहुल गांधी की क्या भूमिका होनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी विचार कर ही रही है।
लेकिन इस बीच आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आते हैं उस तरह से सामने में तो एक जबरदस्त मुकाबला होगा? अब मैं काल्पनिक बातों का क्या जवाब दूं? वो यहीं आए हैं, वो महाराष्ट्र में भी आए थे, कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। वो जम्मू कश्मीर भी गए थे, कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। वो हरियाणा गए थे, कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। वो झारखंड गए थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, और अब बिहार में भी आए। नीतीश कुमार का अब आखिरी सवाल। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पटना को अपने पोस्टर से रंग दिया है, आप लोगों ने भी बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, क्या अंदर से बहुत डरे हुए हैं? क्या अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं जिस तरह से उन्होंने इस बार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, महागठबंधन कर लिया? मैं ऐसा नहीं मानता। हर व्यक्ति को अपना अपना विचार जनता के सामने रखने का अधिकार है, और चुनाव लोकतंत्र में एक मौका होता है, एक महोत्सव होता है अपनी विचारधारा से जनता को परिचित कराने का, और आपने जो किया है उसका हिसाब देने का। मैं मानता हूं कि नीतीश जी वो ही करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बिहार की जनता पर है कि वो क्या चाहती है। एक राजनीतिज्ञ के रूप में आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि एक आपकी सबसे बड़ी सफलता आप क्या बताएंगे? एक सबसे बड़ा सबक जो आपने सीखा हो अपनी इस पूरे राजनीति के जीवन में, और एक गलती जो आप मानते हो, तीनों चीज, एक सफलता, एक भूल और एक गलती। सफलता मुझे मिली नहीं है, भूल जो की है मेरे आत्मा। ये तो आप बड़प्पन वाली बातें कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, भूल जो भी कुछ मुझसे हुआ है वो मेरी पार्टी ने बड़ा हृदय कर अब तक माफ करती आई है, और मैं आत्मचिंतन कर उसमें सुधार का प्रयास करता हूँ। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा लक्ष्य है उसमें मुझे सफलता मिल जाए। लगभग आपने बताया था कि 1 करोड़ लोगों से संपर्क आपका हो रहा है, तो उस तरीके से अगर देखें तो घरों में 3 मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और श्रीमान नरेंद्र मोदी का जब सभाएं सभी समाप्त होगी तो करीब करीब बिहार के 1 करोड़ लोगों से हम सीधी बातचीत कर पाए होंगे। आप सुबह से मेरे साथ हैं, लगभग 15-16 हजार लोगों से आज हमने बात कर लिया है। आज हमारे पार्टी के लगभग 12 नेता बिहार में सभा कर रहे हैं। किसी रूठे नेता को मनाने का कोई अनुभव जो रहा हो पिछले दिनों? टिकट बंटवारे को लेकर तो रूठना मनाना होता रहता है। हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है, अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो नाराजगी भी होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में बाय एंड लार्ज जब टिकट बट जाते हैं, चुनावी नगाड़ा बच जाता है, भारत माता की जय कर हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के मैदान में आता है। बिहार में भी यही हुआ। क्या नीतीश कुमार के लिए कहीं कोई खिड़की, अभी नहीं बाद में कुछ परिस्थितियां उभरी तो उस वक्त के लिहाज से जो एक वक्त पर आप लोगों का साथ कर रहा था, क्या कोई खिड़की कहीं बीजेपी में खुलेगी कभी? मेरी पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है। इस प्रकार के फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं, मगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूं। जिस प्रकार से एन मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छला और द्रोह किया, मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ कोई भी भूमिका बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बस पटना, और उस सफर का अंत होने वाला है। एक पूरा दिन हमने अमित शाह जी के साथ बिताया, जहां पर लोगों से संपर्क रहा, उनकी रणनीति को हमने समझने की कोशिश की। अब आखिरी पड़ाव पटना।